वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 63 लगाते हैं यूपी पीसीएस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद, अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम यानी ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? किसका उपबंध करता है 1929 का ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट? अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स की प्रणालियों तथा हड़ताल पर रोक। ठीक है, अधिकरण की प्रणाली तथा हड़ताल पर रोक, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, वर्ष 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम जो है प्रायोगिक तौर पर 5 वर्ष के लिए लागू किया गया था। इस अधिनियम द्वारा व्यापार विवादों की जांच एवं समाधान हेतु समझौता बोर्ड तथा जांच न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया। अधिनियम द्वारा रेलवे, डाक, टेलीग्राफ और टेलीफोन जैसी सार्वजनिक रूप से उपयोगी सेवाओं में बिना पूर्व सूचना के हड़ताल अथवा तालाबंदी को निषिद्ध कर दिया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। फैक्ट्री अधिनियम 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और महिला कामगारों को मजदूर संघ बनाने की दृष्टि से पारित किया गया था। एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे क्या? बिल्कुल, एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। करेक्ट हो गया दूसरा वाला स्टेटमेंट। पहला गलत है। जो 1881 का फैक्ट्री अधिनियम था वो क्यों बनाया गया था? वो इसलिए बनाया गया था जो ऐसे मजदूर हैं जो बच्चे हैं, जो ऐसे मजदूर हैं जो बच्चे हैं मतलब नाबालिग हैं, उन पर रोक लगाने के लिए बनाया गया था। ऐसा नहीं है कि महिला कामगारों को मजदूर संघ बनाने की दृष्टि से जो है ये बनाया गया था। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा करेक्ट है, केवल बी है इसका आंसर। तो प्रथम कारखाना अधिनियम 1881, इसको हिंदी में बोलते हैं, 1881 में पारित हुआ ये। इसमें केवल ऐसे मजदूर जो बच्चे थे उन्हीं की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान इसमें था और इस अधिनियम में महिला मजदूर से संबंधित कोई भी प्रावधान नहीं था, इसलिए गलत है पहला स्टेटमेंट। अतः इस अधिनियम से मजदूर सामान्यतः निराश थे। एन.एम. लोखंडे भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। इनका नाम याद रखना, पूछा जा सकता है सीधा सीधा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति जो है देश में पहली बार आरंभ हुई थी। कब आरंभ हुई थी? स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति देश में पहली बार आरंभ हुई थी सन 2000 में। सन 2000 में। तो भारत सरकार ने अप्रैल सन 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा की। यह एक शुल्क मुक्त आर्थिक क्षेत्र है जहां व्यापार संचालन शुल्क एवं तट कर से काफ़ी छूट प्राप्त होती है। भारत सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया जो फरवरी 2006 से प्रभावी हुआ। ठीक है, 5 में पारित हुआ, फरवरी 2006 से प्रभावी हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु उद्योगों की समस्या नहीं है? लघु उद्योगों की समस्या वित्त भी है, विपणन भी है, कच्चे माल की भी समस्या होती है उसमें। हड़ताल एवं तालाबंदी तो बड़े उद्योगों की समस्या है, छोटे उद्योगों में कहाँ? गलत है डी। तो क्वेश्चन नंबर, इसके आंसर देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन। भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। लघु उद्योगों की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? कच्चा माल, उत्पादन की अविकसित प्रणाली, विपणन, बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा और इसकी अन्य समस्याओं में संगठन का अभाव हो गया, अनुसंधान कार्यों की कमी हो गई, परिवहन साधन की कमी हो गई, तकनीकी शिक्षा का अभाव हो गया, हड़ताल हो गई, तालाबंदी हो गई। ये जो है ये बड़े उद्योगों की समस्याएं हैं, लघु या कुटीर उद्योगों की नहीं। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ कौन सा है वो? भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ यही है, कुटीर उद्योग। तो भारत में सबसे पहले कुटीर उद्योग का ही विकास हुआ। भारत में औपनिवेशिक काल के पहले कुटीर उद्योग का औद्योगिक उत्पादन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। भारत में विकसित सूती वस्त्रों का निर्माण भी कुटीर स्तर पर ही किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए।
च्विक्की का माटा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? विश्व प्रसिद्ध है तो है कहाँ पर ये? यह है साउथ अमेरिका में, चिली में, और ये तांबे, ठीक है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो च्विक्की का माटा जो है चिली तांबा खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है दक्षिण अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ है औद्योगिक क्षेत्र और एक तरफ है देश। रूर औद्योगिक क्षेत्र जर्मनी में है क्या? दक्षिणी न्यू इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम में है क्या? पो घाटी इटली में है क्या? कांटो मैदान जापान में है क्या? मोस्ट इम्पोर्टेंट है रूर क्षेत्र औद्योगिक प्रदेश है जर्मनी का, बहुत पूछते हैं इसको, और जर्मनी में ही है ये, तो करेक्ट है पहला। पो घाटी इटली औद्योगिक क्षेत्र सही है। कांटो मैदान औद्योगिक क्षेत्र है जापान में, ये भी सही है। दक्षिणी न्यू इंग्लैंड, तो इंग्लैंड लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूनाइटेड किंगडम में ही होगा, ये यूएसए में है, इसलिए गलत है बी। तो देखिए रूर क्षेत्र जर्मनी का एक औद्योगिक क्षेत्र है। जो पो घाटी है वो इटली में है, क्योंकि पो नदी इटली की एक महत्वपूर्ण नदी है, उसी के नाम पर पड़ा। अब देखिए कांटो मैदान जो है जापान के सबसे बड़े द्वीप होन्शु द्वीप पर है, और दक्षिणी न्यू इंग्लैंड जो है यूएसए का एक भौगोलिक क्षेत्र है, ना कि यूनाइटेड किंगडम का। तो सारे क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। नैपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है, देखिए अभी 1-2 दिन पहले भी तो था ये प्रश्न टेस्ट में। नैपा नगर अखबारी कागज़ के कारखाने के लिए प्रसिद्ध है, और यह है मध्य प्रदेश में। तो बड़े आकार का कागज़ अर्थात अखबारी कागज़ का उत्पादन जो है सबसे अधिक भारत नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर्स मिल लिमिटेड नैपा नगर में किया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में है। भारत में अखबारी कागज़ की भारी मांग है, और हमारी आवश्यकता का लगभग 70% जो है बाहर से आयात किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण ना राज्य सरकार करती, ना वित्त मंत्रालय करता, ना पेट्रोलियम मंत्रालय करता। तेल कंपनियां करती हैं क्योंकि स्वतंत्र है, डी है इसका आंसर। तो भारत में पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, जैसे तेल जो है सरकारी नियंत्रण मुक्त पदार्थ हैं, जिनकी कीमतें तेल कंपनियां ही निर्धारित करती हैं। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपकरणों को किसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है? किसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है? उत्तर प्रदेश लघु वित्त निगम के द्वारा, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के द्वारा भी, और उत्तर प्रदेश वित्त निगम के द्वारा भी। सभी होगा इसका आंसर, उपरोक्त सभी डी। तो देखिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों का विशिष्ट योगदान है। लघु एवं मध्यम उद्योग कम लागत से रोजगार के लिए अधिक अवसर जो है वो उपलब्ध कराते हैं, और उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिनके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वे निम्न हैं। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, और उत्तर प्रदेश वित्त निगम। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है? बताइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड, या फिर मध्य उत्तर प्रदेश? औद्योगिक विकास की दृष्टि से ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ये अधिक विकसित है, मतलब सर्वाधिक विकसित है। तो औद्योगिक विकास की दृष्टि से जो है उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है। भारत के 8 कोर सेक्टर में किसे शामिल नहीं किया गया है? भारत के 8 कोर सेक्टर में जिसे शामिल किया गया है, पहले उनको देख लेते हैं। कोयला है, उर्वरक है, सीमेंट है, लेकिन रसायन नहीं है। तो भारत के 8 कोर सेक्टर हैं। एक तो कोयला कोल हो गया, कच्चा तेल मतलब क्रूड ऑयल हो गया, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी हो गई, रिफाइनरी उत्पाद, ठीक है, उर्वरक हो गया मतलब फर्टिलाइज़र, इस्पात यानी स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, और विद्युत हो गया। नहीं है तो क्या? रसायन। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा ही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो रोजगार की दृष्टि से जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है हथकरघा उद्योग। निम्नलिखित में से कौन एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तृतीयक क्रियाकलाप वानिकी तो हो नहीं सकता, प्राथमिक है, कृषि भी प्राथमिक है। बताइए, विनिर्माण या फिर विपणन?
तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है इनमें? तो विपणन है। तो विपणन जो है वो तृतीय क्रियाकलाप है। इसके अंतर्गत पदार्थों का संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण एवं विपणन, परिवहन, होटल, संचार, पैकेजिंग, वर्गीकरण और विवरण किया जाता है। कृषि एवं वानिकी जो है प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर से संबंधित है, और जो विनिर्माण हो गया वो द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का निर्धारण करता है? इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत कर जाना। राजकोषीय नीति अलग है, मौद्रिक नीति अलग है। मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? वो तो आरबीआई बनाती है। लेकिन ये जो राजकोषीय नीति है इसको बनाती है भारत सरकार। लेकिन भारत सरकार में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, मंत्रालय हैं, आयोग हैं। कौन बनाएगा? वित्त मंत्रालय इसको बनाता है। वित्त आयोग लाकर इसको गलत मत कर देना। तो भारत में राजकोषीय नीति यानी फिजिकल पॉलिसी का निर्धारण करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार का मंत्रालय वित्त मंत्रालय, जबकि मौद्रिक नीति बनाती है आरबीआई। ठीक है। वित्त आयोग जो है वो केंद्र एवं राज्यों के मध्य राजस्व एवं वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मिक्स मत कर देना। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस एक बार करके एक बार रिवीजन कर डालिए। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 63 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।